हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे बनने जा रही है, जिनमें से एक ने कहा था कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड पे वीडियो बनाने के लिए। तो हालांकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे तो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में कौन सा ज्यादा बेहतर है अगर 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो मैं एक काम करता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को कवर करेंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि एसबीआई और कैनरा में से कौन सा ज्यादा बेटर है, आगे कौन सा अच्छा हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में आज जानकारी लेंगे, बट एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड लें और अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे तो लंबे समय में कैपिटल को एप्रिशिएट करने का है। कि मतलब अगर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो आपको एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का ये काम करेगी। और इसके लिए क्या करती है कि जो छोटे छोटे कंपनीज में पैसा लगाती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करती है ये, जिनके अंदर मिड कैप बनने का या लार्ज कैप बनने का एक पोटेंशियल हो। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये कोई गारंटी नहीं होती है कि जैसा कि लास्ट 3 साल का आप देख रहे हो कि 44% का इनका सीएजीआर ग्रोथ है। और जब से ये ओपन हुआ है, मतलब 3 साल 7 महीने लगभग हुए हैं इनको, तो लगभग 32% सीएजीआर ग्रोथ है। तो ये कोई श्योरिटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि जितना अभी तक किया ये अगले 5 साल, 15 साल, 20 साल तक भी ये करते रहेगी, इसी 30% या 40% के सीएजीआर से ग्रोथ करेगी। ऐसा कुछ भी श्योर नहीं होता है। तो इस चीज को आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ये डेटा देख करके वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये सबसे अच्छा स्मॉल कैप फंड यही है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सच में ये अच्छा है या इसमें छोटा सा कोई रिस्क भी है जो हम लोग देख नहीं पा रहे। तो आगे बढ़ते हम इसके फंड साइज को देखते हैं। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है सिर्फ 3500 करोड़ का, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, अभी छोटा फंड साइज है। इसका एनएवी 27 रुपए के आसपास का। और ये ध्यान रखना, ये 12 सितंबर 2022 तक का डेटा है, तो अगर आप इसे बाद में कभी देखोगे तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू में थोड़े से चेंजेस आ चुके होंगे। किसी अलग स्मॉल कैप फंड से इसे कंपेयर करने से पहले एक बार इसी की डिटेल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनका पैसा लगा हुआ है और कौन इन्हें मैनेज कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि लार्ज कैप में लगभग 7% पैसा लगा हुआ है, मिड कैप कैटेगरी में लगभग 22% है, और स्मॉल कैप में ये 70% के आसपास पैसा लगा हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है, स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा इसी में ही लगना था। अब देख लेते हैं कि इनके जो टॉप 5 सेक्टर हैं वो कौन से हैं। तो लगभग 18% जो पैसा इनका सर्विस सेक्टर में है, फाइनेंशियल सेक्टर में 17% है, कैपिटल गुड्स में 13%, मटेरियल्स में लगभग 12%, कंस्ट्रक्शन में 7% के आसपास। और ये वक्त के साथ ये लोग चेंज भी इसके अंदर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन लाते रहते हैं। तो आप इसको रेगुलर अपडेट्स भी आप चाहो तो रख सकते हो। हालांकि इससे कोई आपको तुरंत से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टेंशन लेने का काम आपका नहीं है, फंड मैनेजर का है। इसके साथ साथ हम इनके टॉप 10 स्टॉक भी देख लेते हैं जो कि इनके पोर्टफोलियो में है। सबसे पहला है जो सिटी यूनियन बैंक, दूसरा है शेफलर इंडिया, तीसरा है कैन फाइनेंस होम्स, चौथा है ग्रिंडवेल नॉर्टन, और इस तरीके से सारे आपको दिख जाएंगे। हालांकि शायद ये 10 नहीं है, 11 कंपनी उसके नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो इनके होल्डिंग्स पे हैं। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। इससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो आप गलती से कभी ओवरलैपिंग न कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए दो अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया, पर उनकी जो टॉप 10 है होल्डिंग्स है वो सेम ही निकल जाए, तो इससे तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। तो इस चीज के लिए आप चाहो तो इसको लिख कर या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि इनके फंड मैनेजर कौन है। तो पहले हैं मिस्टर अजय खंडेलवाल जी, जिनको लगभग 17 सालों का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और वो इस फंड को 21 दिसंबर 2021 से मैनेज कर रहे हैं। दूसरे हैं मिस्टर श्री दत्ता जी, जिनको लगभग 15 सालों का एक्सपीरियंस है, और 2019 से, मतलब जब से ये फंड शुरू किया था उसके कुछ टाइम बाद से इन्होंने इसे मैनेज करना शुरू कर दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बिलीव आ जाता है कि जो भी रिटर्न्स इन्होंने जनरेट किए हैं तो उस पे आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तब हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं। बस एक बार रिटर्न्स को देख लेते हैं कि अगर हमने इस फंड पे पहले बिलीव किया होता 3 साल पहले लगभग, तो कितना हमारा पैसा बन जाता। तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट को देखोगे, जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अगर आपने 3 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए डाले होते तो वो लगभग आपका 3 लाख रुपए बन गया होता, मतलब 3 गुना हो चुका होता पैसा। और जब ये फंड शुरू हुआ था 15 फरवरी 2019 को, उसके आसपास अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो भी लगभग आपका 2.25 लाख बन गया होता। तो ये तो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि कई बार ऐसा क्यों हो जाता है कि हमने पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें हमारा कम रिटर्न बना, और थोड़ा बाद में जो इन्वेस्टमेंट की उसमें ज्यादा हमारा रिटर्न बन गया। तो इसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए एक बार मैं आपको चार्ट शो कर देता हूँ। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो जब से फंड शुरू हुआ है तब से ये चार्ट आपको शो हो रहा होगा। ये जो ऊपर जो ना डार्क ब्लू कलर का है, ये इस स्कीम को इंडिकेट कर रहा है, जो कि अभी तक का टोटल जैसे 32% के आसपास का जो सीएजीआर मेंटेन है।
इसी के साथ जो आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश देखोगे तो ये इनके बेंचमार्क को इंडिकेट कर रहा है और ये एक एडिशनल बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ये जो कोरोना वायरस के बाद के टाइम। बट अगर आप उससे पहले का टाइम देखोगे, जब ये कोरोना वायरस आया था, ये फेज जो था जब मार्केट क्रैश हुआ था, उससे पहले का टाइम देखोगे तो ये जो स्कीम है उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा था। अपने बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ये नीचे था, मतलब ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, जबकि अभी ये अचानक से आउट परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से एक्चुअली इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जिसने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा लगभग, तो उनका थोड़ा सा कम रिटर्न बना, पर जब ये गिर गया था नीचे, अगर इस जगह पे किसी ने इन्वेस्ट किया तो उनका थोड़ा ज्यादा पैसा बना। और उसी हिसाब से देखोगे कि अगर मान लो अप्रैल मई के आसपास किसी ने यहाँ इन्वेस्ट किया होता तो उसका और ज्यादा पैसा अभी तक बन गया होता। अब ये तो बिल्कुल मार्केट को टाइम करने वाली बात हो गई कि भाई हमें किसी को पता होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर टर्न ले लेगा या बिल्कुल नीचे चल जाएगा। तो मार्केट टाइम अगर आप नहीं कर सकते, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करके, लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पर मंथ थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अगर आप इसमें अगर 5,000 रुपये पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते, एग्जाम्पल के लिए है, और 3 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता, तो आपके 1,80,000 रुपये बढ़ करके 3,35,000 तक हो गए होते, जो कि बहुत अच्छा है। इवन अगर आप क्योंकि मार्केट को टाइम नहीं कर पा रहे हो, और ये स्टार्टिंग में आपने देखा था कि बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा था, अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो उस टाइम पे भी अगर आपने एसआईपी किया होता तो लगभग आपका 2,15,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाती और वो बढ़ करके आपका 4,30,000 रुपये हो गया होता। तो इन दोनों ही अगर आप रिटर्न्स को देखोगे तो एसआईपी में आपको ज्यादा बेटर रिटर्न मिलते हैं, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है। बाकी के आपको क्या लगता है कि वन टाइम अच्छा है या एसआईपी अच्छा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आपने इस फंड के तो रिटर्न तो देख लिए, पर जैसा ये क्वेश्चन था कि इसको कंपेयर करना है कि अलग फंड से जो इसी कैटेगरी के, तो वो मैंने आपके यहाँ स्क्रीन पे लेकर आया। कैनरा रुपए को स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बीच में हम लोग यहाँ पे छोटा सा कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले इसका फंड साइज देखोगे तो एसबीआई का और एक्सिस का दोनों का ही 10,000 करोड़ या इससे ऊपर का है। जबकि आप कैनरा का देखोगे तो ये भी बहुत छोटा फंड है, एक तिहाई या एक चौथाई आप मान सकते हो, क्योंकि सिर्फ 3,500 करोड़ का है। इसके अलावा देखोगे आप इनके सीएजी ग्रोथ को लास्ट 3 साल में और जब से शुरू हुआ है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस मिल सकता है, क्योंकि लास्ट 3 साल में अगर आप देखोगे तो ये 44% का सीजर मेंटेन किया है कैनेडा ने, एसबीआई ने 33% का और एक्सिस ने 32% के आसपास का। और जब से शुरू हुआ तब से देखा जाए तो हालांकि आप कैनरा को नोटिस करो, उसको सिर्फ 3 साल 7 महीने ही हुए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट होता हुआ दिख रहा है। और एसबीआई और ये जो एक्सिस है, इन लोग ये लोग बहुत पुराने फंड है, तो इस वजह से यहाँ पे जो रिटर्न है आपको 20% 25% के आसपास दिख रहा है। तो आपको अब समझने वाली बात क्या है, लोग ज्यादातर ये देख रहे हैं कि ये अभी 44% और ये जो 30-32% का, ये देख करके मान रहे हैं कि ये फंड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अलग जो स्मॉल कैप फंड है उसके रिस्पेक्ट में कैनरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं ये बिल्कुल मान सकता हूँ कि लास्ट 3 साल में इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर मैं बात करूं कि अगले 3 साल 5 साल 10 साल या 15-20 साल की, तो मैं इस चीज को कोई श्योरिटी नहीं बोल सकता कि ये कैनरा आगे जाएगा, एसबीआई आगे जाएगा या एक्सिस आगे जाएगा। क्योंकि आप इसमें देखोगे कैनरा का जो फंड है भी बहुत छोटा है, तो अगर ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जब ये 10,000 करोड़ या 14,000 करोड़ तक पहुंचे, तो हो सकता है कि इसका भी जो रिटर्न हो वो थोड़े से यहाँ से कम हो जाए। अब ये मुझे क्यों कंसर्न लग रहा है, इसके लिए आप एक बार इसके रिस्क रेशियो को देखो। अब जितने लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्पर रेशियो के बारे में उन्हें पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो एक बार छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वॉलेटिलिटी को शो करते हैं, मतलब उतार चढ़ाव को, और जितना ये कम हो इन्वेस्टर को उतना ज्यादा पसंद आता है। हालांकि हाई वोलेटाइल में भी ज्यादा पैसा बनाने का तरीका है, बट लेकिन जो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं या ज्यादा मार्केट में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ज्यादा इतना नॉलेज नहीं अभी है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको लो वोलेटाइल म्यूचुअल फंड स्कीम को ही चूज करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे यहाँ पे आप कैटेगरी एवरेज 19.88 है, बट ये जो कैनरा का है स्मॉल कैप फंड का, ये ज्यादा वोलेटाइल है, जो कि अच्छा नहीं है। बीटा का भी अगर आप नोटिस करोगे तो कैटेगरी एवरेज 0.82 है और कैनरा का 0.88 है, मतलब ये ज्यादा वोलेटाइल है। हालांकि कभी कभी मैंने किसी वीडियो में बताया भी है कि वॉलेटिलिटी को एक वक्त में इग्नोर भी कर देता हूं, कि अगर मैं लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी का उतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट शार्पे रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि कैटेगरी एवरेज 1.21 है और इसके रिस्पेक्ट में 1.58 है इसका। तो ये बहुत ही अच्छा है जिस तरह से रिटर्न जनरेट किया है। बट सबसे बड़ा कंसर्न मैंने आपको यहाँ बता दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई वोलेटाइल है। क्योंकि देखो मेरा काम आपको बताना है कि क्या इसके प्रोज है क्या इसके कॉन्स है। तो मैं आपको सिंपल सा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि रिटर्न इसने लास्ट 3 साल में या जब से शुरू हुआ है 3 साल 7 महीने में बहुत अच्छा जनरेट किया है, मान लिया। पर इसी के साथ आपको ये बात भी मानना पड़ेगा कि इसका जो फंड साइज है सिर्फ अभी 3,500 करोड़ का है, मतलब अभी बहुत छोटा फंड है।
तो अगर ये कल को अगर बड़ा होता है एक्सिस की तरह, एसबीआई की तरह, तो हो सकता है कि इसकी भी ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, ऐसे चांसेस हैं। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा, पर ये चांसेस हैं। इसी के अलावा अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा हाई वोलेटाइल है। जबकि मैंने इससे कुछ टाइम पहले एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड पे वीडियो बनाई थी, तो आप देखोगे कि वो वोलेटिलिटी भी लो था। हालांकि शायद उसका शार्पे रेशियो इतना नहीं था, इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा था एक्सिस का, जिसमें मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि मुझे शार्पे रेशियो थोड़ा सा कम लगा है उसका, वो और अच्छा होता तो बेटर लगता। बट उसमें वॉलेटिलिटी कम है। तो अब इसको आपको समझना कैसे है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, कि मान लो आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब अभी तो सोच रहे हो कि मैं 7-8 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, पर आपको बीच में पैसा निकालना पड़ सकता है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आपको एक्सिस की तरफ जा सकते हो क्योंकि वो लो वोलेटाइल है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, तो आपको ऐसे फंड के साथ जा सकते हो कि भले थोड़ा हाई वोलेटाइल हो, पर शार्पे रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छा हो। मतलब क्योंकि शार्पे रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। मतलब अगर आप 10 साल, 20 साल या 15 साल की इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप शार्पे रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना आपको सपोर्ट कर सकता है। तो रिस्क मैंने आपको बता ही दिया कि आप फंड साइज थोड़ा छोटा है, बस मेरे को थोड़ा सा यही लग रहा है, और ये थोड़ा सा हाई वोलेटाइल है। इसके अलावा मुझे इस फंड में अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगी है। अब बात रही एसबीआई के स्मॉल कैप फंड से कंपैरिजन की, तो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे दिखाई दिया, मुझे एसबीआई से ज्यादा तो एक्सिस ज्यादा अच्छा लग रहा था। बट ये टोटली आपकी चॉइस है, मुझे ये तीनों ही फंड अच्छे लगे हैं। लंबे समय के लिए अगर आप जाओगे तो आपका हो सकता है तीनों में ही बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर शार्पे रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कैनेडा का ज्यादा बेटर है अभी तक में। बाकी आपको क्या लग रहा है, आपको इससे क्या समझ में आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को पढ़ सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। अगर आपके घर के आसपास ये बुक मिल जाती है तो वहां से ले लो, अदरवाइज आप अमेजोन से बाय कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए सैमको में भी ओपन करवा सकते हो, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में है। विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, और जो व्यूअर्स चाहते थे इस पे एक कैनरा स्मॉल कैप वीडियो पे, तो उनको समझ में आ गया होगा कि उनको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।